नमस्ते मित्रों, आरोग्य चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो कुछ अध्ययन किया गया था, उस अध्ययन में आपने पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़ने का काम किया था उसमें पत्र थे, उसमें संबंधित शब्द थे, आदर सूचक, सम्मान सूचक जो शब्द हैं। ये आपके पेपर के प्रारंभ में क्या लिखा जाता है, पेपर के अंत में क्या लिखा जाता है, तो तमाम प्रकार की चीजों को आपने पढ़ा। आज एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होंगे। ये आपका जो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, ये लगभग समाप्ति की ओर है। एक दो पॉइंट्स और बचे हुए हैं। उस एक दो पॉइंट्स को आपको एक दो कक्षाओं में पढ़ा दिया जाएगा, या अधिक से 2-3 कक्षा होंगी, उसको आपको बता दिया जाएगा। जितना बताया गया है इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आप इसी से पढ़िएगा। आपकी किताब से सारा चीज आपको नोट कराया गया है, सारा चीज आपको समझाया गया है। इसमें आपको सब चीजें मिल जाएंगी। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज का एक विषय है, आज का विषय है मौलिक लेखन की आवश्यकता। टॉपिक है आज का, आज की टॉपिक है मौलिक लेखन की आवश्यकता। मौलिक लेखन की आवश्यकता, ये देखिए, ये कहना चाहता है कि जो मौलिक लेखन है, या उसके कहने का मतलब है जो लेखन है, इस लेखन की क्या आवश्यकता है। एक शब्द उसने जोड़ रखा है, मौलिक। जो मूल रूप से हमारा लेखन है, मौलिक का सेंस ये कहना चाहता है कि जो मूल रूप से मेरा लेखन है, क्या मेरे इस लिखने की आवश्यकता है या नहीं है, यही कहना चाहता है। ये आपका जो लेखन है, तो क्या इस लेखन की आवश्यकता है या नहीं है, इसी को कहना चाहता है कि मौलिक लेखन की आवश्यकता। यदि इस तरह की बात आपके सामने उपस्थित हो कि मौलिक लेखन या मूल रूप से लिखने की क्या आवश्यकता है, तो आप उत्तर दीजिएगा बड़े ही सभी शब्दों में। आपका उत्तर होगा कि छात्रों में मौलिक लेखन की छात्रों में मौलिक लेखन की आदत का विकास, छात्रों में मौलिक लेखन की आदत का विकास करना हिंदी अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। हिंदी अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो एक सुझाव दे रहा है, इसमें एक सुझाव ये दे रहा है आपको कि जो मौलिक लेखन है या जो मूल रूप से लिखना है, तो हिंदी अध्यापक की ये अंदर ये गुण होना चाहिए, या हिंदी अध्यापक का ये परम कर्तव्य होना चाहिए, हिंदी अध्यापक का यह उद्देश्य होना चाहिए कि छात्र को या छात्र में मौलिक लेखन की आदत का विकास करे। यानी कहना चाहता है कि अध्यापक का यह गुण होना चाहिए, अध्यापक का यह उद्देश्य होना चाहिए कि छात्र में मौलिक लेखन का विकास करे, यानी मूल रूप से लिखने का उसके अंदर विकास पैदा हो, बिना कहे हुए भी लिखने का प्रयास करे, अच्छा लिखे। उसके कहने का सेंस है कि एक अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अध्यापक छात्रों के अंदर मूल रूप से या मौलिक लेखन की
मौलिक लेखन के विकास को कराने का काम करे, यानी विकास का करना। एक हिंदी अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर लिखने की प्रवृत्ति पैदा करे। पहली बात तो ये कहता है। दूसरी बात कहता है, दूसरी बात कहना चाहता है, भाषा एक सृजनात्मक शक्ति होती है। दूसरी बात कहता है, भाषा एक सृजनात्मक शक्ति, भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है। और इसको भी बताएंगे हम। कहता है और विचार विनिमय, कहता और विचार विनिमय का एक साधन है। विचार विनिमय का एक साधन है। देखिए ये कहना चाहता है कि भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है, यानी जो भाषा है, इस भाषा के द्वारा एक सृजन होता है और सृजन की शक्ति आपके अंदर खुद होने का काम, यानी भाषा के माध्यम से किसी भी चीज का आप सृजन करते हो अर्थात निर्माण करते हो। उसने कह रखा है कि भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है, पहली बात। दूसरी बात कहता और यह विचार विनिमय का एक साधन है, यानी जो भाषा है, इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके विचारों, उसके भावों को हम जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अर्थ मिलता है। उस अर्थ के हिसाब से हम उस कार्य में या उस कार्य में लिप्त हो जाने का काम करते हैं या प्रत्युत्तर देने का काम करते हैं। उसके कहने का ये मतलब है, कहता है जो भाषा है यह एक सृजनात्मक शक्ति है। कहता जो भाषा है, भाषा कोई सी भी होगी, कहता भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है, ये सृजन करती है, ये निर्माण करती है, उसका वह एक शक्ति है। कहता और पहली बात तो कहता भाषा एक शक्ति है। कैसी शक्ति है? सृजना। कभी प्रश्न अगर आपका आ जाए कि भाषा कैसी शक्ति है, तो भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है। और दूसरी बात कहता है कि यह भाषा विचार विनिमय का एक साधन भी होती। कहता जो भाषा है, यह भाषा विचार विनिमय का एक साधन भी होने का काम करती है। और अगली बात कहता है कि जो विचार विनिमय का साधन है, तो विचार विनिमय के साधन में ये कहता है ये दो प्रकार से, कहता है ये इसके दो प्रकार होते हैं। कहता है कि भाषा सृजनात्मक शक्ति है, पहली बात। दूसरी बात कहता है वह कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। तो कहता है ये जो भाषा विचार विनिमय का जो साधन है, यह साधन दो तरह से काम करने का काम, उसके दो प्रकार होने का काम, या कहता है इसके दो उद्देश्य हैं या दो प्रकार है। कह लीजिए कि विचार विनिमय के साधन है, कहता है और इसके दो उद्देश्य है। इसके प्रकार नहीं बल्कि उद्देश्य कर लिए, इसके दो उद्देश्य हैं। तो कहता है नंबर एक, पहला कहता है प्रथम जो होता है ये, कहता है पहला है भाव ग्रहण और नंबर दो है भाव प्रकाशन। ये देखिए उसने कहा कि भाषा एक सृजनात्मक शक्ति है, भाषा के माध्यम से विचार विनिमय करने का काम किया जाता है या विचार विनिमय आदान प्रदान करने का साधन है। तो उसने कहा कि इसके दो उद्देश्य होते हैं, एक भाव ग्रहण होता है, एक भाव प्रकाशन होता है। एक भाव ग्रहण होता है और एक होता है भाव प्रकाशन। अब देखिए व्यक्ति भाव को तो ग्रहण कर लेने का काम करता है, जैसे आप अगर कुछ बोल रहे हो, मैंने उस भाव को मैंने ग्रहण कर लिया, मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपके सामने, आप मेरे भाव को ग्रहण कर ले रहे हो। लेकिन आप जब ग्रहण कर लेने का काम करते हो तो
इसके बाद क्या करते हैं कि आप उस ग्रहण किए गए भाव को आप दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हो, जिसको कहते हैं भाव प्रकाशन। देखो, प्रकाशन का मतलब होता है प्रकाशित करना, दिखाना, प्रस्तुत करना। कहता है आपने जिस भाव को ग्रहण कर रखा है, अब उस भाव का क्या करोगे आप? प्रकाशन करोगे। तो प्रकाशन कहता है इसके दो प्रकार से होते हैं। कहता है इसके जो उद्देश्य, दो उद्देश्य हो गए, भाव ग्रहण और भाव प्रकाशन। तो भाव ग्रहण का मतलब ये होता है कि मेरे द्वारा कहे गए चीजों को आपने सुना, मैं जिस भाव को प्रस्तुत करना चाहता हूं उस चीज को आपने सुना और आपने ग्रहण किया। अब जब आप ग्रहण कर लेने का काम किए हो तो इसके बाद उसी भाव का अब उसको परिवर्तित करके आप अपने अनुसार उसका भाव प्रकाशन करने का काम करेंगे या भाव को प्रस्तुत करने का काम करेंगे। ये होता है भाव ग्रहण, ये भाव प्रकाशन और भाव ग्रहण। तो भाव प्रकाशन भी दो तरह से किया जाता है। एक भाव प्रकाशन होता है कि लिख करके, इसके देखिए दो भाव प्रकाशन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकाशन होता है लिख कर और एक होता है बोल कर। कहता है कि भाव को प्रस्तुत करने के दो तरीके हैं। अपने भाव को प्रस्तुत करने के दो तरीके हैं। तो दो तरीके में यह कहता है, एक होता है लिखकर और एक होता है बोलकर। यानी अपने भावों को, जो भाव मेरे अंदर आए हुए उन भावों को मैं अगर प्रस्तुत करना चाहता हूं, प्रेषित करना चाहता हूं, या तो हम लोग लिख के उसको देंगे, या तो उस भाव को लिख के दिया जाएगा, या तो फिर उसको बोल के प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा। इसमें भी चीजें हैं। कहता है इसमें सबसे अच्छा कौन होगा? हो सकता है प्रश्न अगर आपका आ जाए तो आपके साथ में अंदर एक प्रश्न आएगा कि यदि इसके जो विचार विनिमय के दो उद्देश्य हैं, एक भाव ग्रहण है और एक भाव प्रकाशन है। तो भाव ग्रहण का मतलब मेरे द्वारा कहे गए चीजों को आपने सुना, उस भाव को आपने ग्रहण किया। और दूसरा कहता है कि भाव प्रकाशन, आप जब ग्रहण कर लिए तो आप भाव का प्रकाशन भी करोगे, प्रस्तुत भी करने का काम करेंगे। लेकिन ये कह रखा है कि भाव को प्रकाशन करने के दो तरीके हैं। एक कहता है एक लिख करके, एक बोल करके। एक भाव होता है कि मेरे अंदर जो भाव आया, मैंने उस भाव को पेपर पे या कागज पे आपको लिख के प्रस्तुत करने का काम किया, ये लिख कर होता है भाव प्रकाशन। एक होता है बोल करके। तो जो बोल करके भाव प्रकाशन होता है, हम जैसे बोल रहे हैं, मैं आपके समक्ष भाव ही प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या, कौन सा भाव? कहता है लेखन की आवश्यकता के भाव को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपके सामने जो कुछ बोल रहा हूं और जो कुछ मैं आपको बताने का प्रयास कर, जो मेरे अंदर भाव है उस भाव को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसका भाव है कि लेखन की आवश्यकता। भाव मेरे अंदर यही है कि लेखन की क्या आवश्यकता है। तो आप अगर भाव ग्रहण कर लिए हो तो निश्चित रूप से भाव का प्रकाशन करोगे। जैसे कहने का मतलब ये, आपने चीजों को सुन लिया, अब पेपर में भी आएगा तो आप लिखोगे कि बोलोगे, वहां पे बात यही समझना है। यदि आप जब लिख रहे हो तो अपने भाव का प्रकाशन लिख के आप कर रहे हो, तो भाई परीक्षाओं में तो लिख के ही करना है। हाँ, यदि आंतरिक अवलोकन हो रहा है, आपका इंटरव्यू अगर हो रहा है, तो वहां पे जो व्यक्ति करता है भाव प्रकाशन जो करता है तो बोल के करता है। तो दोनों का अलग अलग अंतर होता है। इंटरव्यू में भाव प्रकाशन बोल के होता है और परीक्षाओं में भाव प्रकाशन लिख करके होता है। अब यहां ये कहता है कि क्या भाव प्रकाशन अगर दो तरीके के हैं, एक लिख करके होता है, बोल करके होता है, तो सबसे ज्यादा समयावधि तक कौन अस्थायी रहने वाला? तो देखो, ये जो होता है, जो बोल करके होता है, ये होता है अस्थाई और ये होता है अस्थाई। यानी उसके कहने की वजह से मैं जो कुछ बोल दिया ये कुछ समय में समाप्त हो जाएगा, हमारे दिमाग से भी निकल जाएगा, आपके भी दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन यदि इन वाक्यांशों को लिख दिया जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों तक ये अजर और अमर हो जाएगा। इसलिए कहता है कि जो भाव प्रकाशन बोल के किया जाता है वह अस्थायी होता है और जो भाव प्रकाशन लिख करके किया जाता है वह अस्थायी होने का काम करता है।
तो ये है लेखन की आवश्यकता। यह हमारा जो मौलिक लेखन है, हमारा जो मूल रूप से लिखने की जो कला है, जो लेखन है, उस लेखन की आवश्यकता यही है। लिखने की आवश्यकता है कि हम लिख करके भाव को प्रस्तुत करते हैं, बोल करके भाव को प्रस्तुत करें, लेकिन यदि हम बोल करके भाव को प्रस्तुत करने का काम करेंगे तो यह अस्थायी होगा, और जो लेखन होता है यह अस्थायी होने का काम करता है। तो ये आपका रहा मौलिक लेखन की आवश्यकता, नहीं मूल रूप से लिखने की क्या आवश्यकता। तो इसकी आवश्यकता यही है कि बहुत समय तक, लंबी समयावधि तक ये अस्थायी रहने का काम करेगा, इसलिए लेखन की मौलिक आवश्यकता है, यानी मूल रूप से लेखन की आवश्यकता है, लिखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत लंबे समयावधि तक अस्थायी रहने का काम करता है। यह आपका टॉपिक था मौलिक लेखन की आवश्यकता। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये तो रहा पहले टॉपिक। अब हम एक टॉपिक पे और चर्चा करेंगे। मैंने बताया आपसे कुछ चीजें बची हुई हैं जिसको आप लोग समझ लीजिए, और ये पेपर में अक्सर दिया करता है। ये सब चीजें जो होती हैं पेपर में आए करते हैं। जब ये हो गया कि मौलिक लेखन की आवश्यकता, तो आपने समझ लिया लिखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत लंबे समयावधि तक यदि किसी चीज को अस्थायी रखना है तो उसको लिखना पड़ेगा, तब अस्थायी होने का काम ये करता है। अब हो गया, जब आवश्यकता है तो मौलिक लेखन का महत्व भी कुछ होगा। तो आपकी टॉपिक होगी मौलिक लेखन का महत्व। कहता है जो मौलिक लेखन है, इस लेखन का क्या, अभी देखो अभी तो आवश्यकता थी कि लिखना जरूरी है, इसको आपने समझ लिया, इसलिए लिखना आवश्यक है। भाई देखो पुनः चर्चा में नहीं करना, लिखना इसलिए आवश्यक है, लंबे समय तक तो अस्थायी रखा जा सकता है। अब कहता है कि जब उसकी आवश्यकता होगी तो उसका महत्व भी होगा। तो ये कहता है कि उसकी मौलिक लेखन का क्या महत्व है। कहता है कुशल वक्ता और मूल लेखक। कहता है कुशल वक्ता और मूल लेखक। मूल लेखक दोनों को ही समाज में सम्मान प्राप्त होता है। देखिए एक बात उसने कहा, बड़ी अच्छी बात उसने कह रखा है कि मौलिक लेखन की क्या आवश्यकता है, ये महत्व क्या है। कहता है मौलिक लेखन का जो महत्व इतना ज्यादा है कि आप एक लेखनी से अमर हो जाते हो। आप दुनिया को छोड़ के जा सकते हो, चले जाओगे, लेकिन आपका नाम इस दुनिया में अमर हो जाएगा। जैसे आपने देखा है हिंदी को अगर आप लोगों ने पढ़ने का काम किया होगा, बिहारी सिर्फ एक रचना लिखी, बिहारी की सिर्फ एक रचना है, वह है बिहारी सतसई, और वह बिहारी आज हिंदी साहित्य में अमर हो जाने का काम किए। इसलिए कहते हैं, उसे कहा कि कुशल वक्ता और मूल लेखक। कहते हैं जो बोलने में कुशल होगा, जो बोलने में बहुत अच्छा होगा, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार सही चीजों को बोलने का काम करता होगा, एक कुशल वक्ता और मूल लेखक। और कहता है जो मुख्य रूप से जो लेखक हो, मूल चीजों को बोलने वाला, मुख्य चीजों को लिखने वाला, ये दोनों के दोनों ही समाज में सम्मान के प्राप्त होते हैं। कहता है ये दोनों के दोनों लोग, एक कुशल वक्ता और एक कुशल लेखक, दोनों को ही समाज में सम्मान की कभी भी कमी होने का काम नहीं करती है। कई पीढ़ी दर पीढ़ी इनके नाम को गाया जाता है। बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन लेखनी से अमर हो गए हैं लोग, और आज भी गाया जा रहे हैं उनके नाम। इसलिए कहता है ये महत्व है लेखन का। कहता है लेखन का ये महत्व है, आपने अगर अच्छा चीज लिख लिया तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आपकी गाई जाएगी।
ये है उसका महत्व, किसका? लेखन का और लेखक दोनों का। दूसरी बात कहता है वह, दोनों ही समाज में, दोनों ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन, दोनों ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन तथा संशोधन करते हैं, संशोधन करते हैं। देखिए एक बात और कहता है, यहां पे कहा एक वक्ता को बताया, नहीं सॉरी, एक वक्ता को बताया और एक लेखक को बताया। इसमें क्या रखा, इसका महत्व क्या है? यहां पे लेखन का भी महत्व है और वक्ता तथा लेखक का भी महत्व है। यहां पे बताना चाहता है कि दुनिया में यदि आप कुशल वक्ता हो या कुशल लेखक हो तो आप कई पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों आप याद किए जाओगे। दूसरी बात कहता है कि दोनों लोगों को कभी भी सम्मान की कमी नहीं होगी। ये समाज के सबसे प्रिय व्यक्ति होने का काम करते हैं, एक कुशल वक्ता और कुशल लेखक, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि दोनों लोगों में, कहता जो लेखक होता उसमें भी और जो वक्ता होता उसके अंदर भी, दोनों के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन, कहता दोनों लोग। देखो एक वक्ता जो होता है अपनी वाणी के द्वारा लोगों के अंदर जोश पैदा कर देता है। एक वक्ता जो होता है वाणी के द्वारा लोगों के अंदर जोश पैदा कर देने का काम करता, वो कुशल वक्ता है। वैसे ही ये जो लेखक होते हैं ये अपनी लेखनी के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों के अंदर जज्बा, जुनून और जोश पैदा करने का काम करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। आप जानते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो सीमा पे हमारे वीर सपूत जो शहीद होने का काम करते हैं, यदि देखो लेखक ने तो लिख दिया किसी गाने को लिख दिया कि कर चले हम फिदा जान तन साथिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथिया। ये तो किसी लेखक ने लिख दिया। देखो लेखक ने भी बड़ी सुंदर लाइन लिखा कि कर चले हम फिदा जान तन साथिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथिया। इतनी बात को लेखक ने लिखा और जो गाने वाला जो वक्ता था, उस वक्ता ने ठीक उसी तरह से जिस लहजे में लेखक ने लिखा, उस लहजे में उस गायक ने गाया, उस लहजे में उस वक्ता ने गाया। और जब हम आप सुनते हैं तो लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है लेखक नहीं यहाँ पे, वो राइटर भी नहीं है, वो गाने वाला भी नहीं है मेरे सामने, लेकिन उस आवाज को जब हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते। जानते हैं हमारे देश के सब वीर जवान जानते हैं कि सीमा पे गोला बारूद चलती रहती, अक्सर जानबूझ करके भी लोग वहां पे अड़े रहते, खड़े रहते, केवल देश की शान के लिए, देश के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। उनको पता है, सब चीजें पता है, लेकिन इसके बाद भी वहां से कदम पीछे हटाने का काम नहीं करते। यदि ये चीज उन लोगों की समझ से अगर इस तरह की धुन बजा दी जब जाती है तो अपने आप में नहीं रहते हैं, वो मारने और मिटने पे तत्पर और तैयार हो जाते हैं। ये कहता है एक अच्छा लेखक और अच्छा जो वक्ता होगा उसके अंदर सब चीजें होने का काम करती है। कहता इसलिए से इस लेखन का महत्व और आवश्यकता दोनों है। अगली बात कहता है, अगली बात उसने कहने का काम किया, वक्ता की वाणी जादू का काम करती है। वहीं से मैंने जो बताया, वक्ता की वाणी जादू का काम करती है। जो वक्ता की वाणी है यह जादू का काम करती है, जादू का काम करती है। लेकिन किंतु अस्थाई
नहीं रहती है, किंतु अस्थाई नहीं। उसने कहा देखिए जो वक्ता होता है उसके वाणी में वो बाण होता है जिसे लगता है चुभ जाएगा। उसने कहा कि वक्ता की जो वाणी है वह बाण के समान काम करते, लेकिन ये वाणी बहुत समय तक अस्थाई रहने का काम नहीं करती है। जब जब इस वाणी को सुना जाएगा तब ये काम करेगा, जब सुना नहीं जाएगा तो बात खत्म हो जाने का काम करता है। कहता है इसके कारण, और कहता है वक्ता तथा लेखक के कारण ही, वक्ता और लेखक के कारण ही हम जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसने कहने का काम किया, कहता इसलिए से इनका महत्व भी है और इसकी आवश्यकता भी होने का काम किया हुआ है। तो ये आपका रहा, यह आपका है मौलिक लेखन का महत्व। तो आपने दोनों चीजों को जाना, लेखन की आवश्यकता क्या है और लेखन का महत्व क्या है, आपने दोनों चीजों को समझा। अब आप समझिए एक नई टॉपिक है जिसका नाम है मौलिक लेखन के प्रारंभिक आधार। मौलिक लेखन की प्रारंभिक आधार। अब इसमें देखो क्या कहना चाहता है वो, ये कहना चाहता है ना कि जो मूल लेखन है उसका पहला आधार कौन सा है, फर्स्ट स्टेज कौन सा है, सबसे पहले कहां से प्रारंभ होता है, ये इसी बात को कहना चाहता है। उसने कहा कि मौलिक लेखन के प्रारंभिक आधार, कहता है जो मौलिक लेखन, जो मूल रूप से मेरा लेखन है, उस लेखन का पहला आधार क्या है, ये कहां से प्रारंभ होता है, कैसे शुरू होता है, इन चीजों को बताने का काम कर रहा है। तो पहली बात उसने कह रखा है मौलिक लेखन एक प्रकृति प्रदत्त कौशल है। कहता है मौलिक लेखन एक प्रकृति प्रदत्त कौशल है, प्रकृति प्रदत्त कौशल है। देखिए पहली बात कहता है कि जो मौलिक लेखन है, ये मौलिक लेखन को हमें प्रकृति ने खुद प्रदान किया है। मैं ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, देखो पहले क्या था, लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, ऐसा नहीं था कि कम लिख नहीं सकते थे, लेकिन पढ़ते ही नहीं थे। इसलिए तो कहता है कि जो मौलिक लेखन है या एक प्रकार से प्रकृति प्रदत्त कौशल है। उसने कहा कि जो मौलिक लेखन है या एक प्रकार से एक प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया कौशल है, कला है। उसने कह रखा है कि प्रकृति ने लिखने की कला दे करके हमको भेजने का काम किया हुआ है। और दूसरी बात कहता है भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, भाषा पर अधिकार प्राप्त करने की, भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिसे जिस प्रकार करने के लिए, जिस प्रकार श्रवण वाचन और पठन, जिस प्रकार श्रवण वाचन और पठन का महत्व होता है, का महत्व होता है, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से लेखन का भी अपना विशेष महत्व होता है। ठीक उसी तरह से
लेखन का भी अपना विशेष महत्व होता है। देखिए कहता है, पहली बात उसने ये कह रखा है, ये जो पहला आधार है, फर्स्ट आधार, मौलिक लेखन के जो हमारा प्राथमिक आधार वह क्या होता है? तो पहले आधार ने बताया कि मानव जो पदार्पण करने का काम करता है इस धरातल पर, तो प्रकृति उसके पास से कौशल दे करके भेजती है। कौन सा कौशल भाई? लेखन का। यानी लिखने का कौशल उसके पास दे करके भेजने का काम करती है। कोई आवश्यक नहीं है कि अब आओ तो तुरंत लिखना शुरू कर दो खूब अच्छी अच्छी चीजों का, ऐसा नहीं है। आप एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचना तो जानते ही हो, ये प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इसको किसी ने नहीं सिखाया। अगर आप अपने हाथों से, उंगलियों से किसी प्रकार की चिन्ह, किसी प्रकार की रेखा अगर धरातल पर भी बनाते हो तो वह भी एक लेखन है। वो ये क्या है? हम जिनको लेखन कहते हैं ये सब क्या है? एक चिन्ह है, एक रेखा को हम लोगों ने क्या किया है? एक निश्चित दायरे में बांध करके रखने का काम किया, नियम बांध दिया जिसका हमने वाक्यांश बना लिया है, शब्द बना लिया है। वही तो चीजें है। उसी तरह कहता है कि प्रकृति हमें लेखन का कौशल दे करके भेजने का काम करती है। ये मेरे अंदर प्रकृति प्रदत्त कौशल है, इसको किसी ने नहीं दिया है, इसको प्रकृति खुद देने का काम किया हुआ है। हम यहां आने के बाद बच्चे क्या करते हैं? केवल उसको प्रयास कराना शुरू करते हैं। लेखन तो जानता है पहले से, अब नहीं होता तो मांसपेशियां हो कि नहीं होती उसके पास। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रकृति हमें दे करके ये कौशल भेजने का काम कहती। पहली बात। दूसरी बात कहता है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, कहता है भाषा पर अधिकार को प्राप्त करने के लिए, यानी भाषा पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जिस प्रकार से या जैसे, यानी भाषा के ऊपर जिस प्रकार से अधिकार को जमाने के लिए श्रवण, वाचन और पठन का महत्व होता। कहता भाषा के ऊपर जैसे अधिकार को जमाने के लिए, अधिकार को करने के लिए श्रवण का, वाचन का और पठन का महत्व होने का काम करता है, ठीक उसी तरह से लेखन का भी अपना विशेष महत्व होता है। जैसे भाषा पर वाचन, पठन और लेखन का अधिकार होता है, उसी प्रकार से कहता है ये वाचन, उसी प्रकार से कहता है लेखन का भी अपना विशेष महत्व होने का काम करता है। दो बात बताया। तीसरी बात कहता है यह जो लेखन होता है यह पूरी तरह से, कहता है यह पूरी तरह से, यह पूरी तरह से स्मृति तथा चिंतन पर आधारित होता है। स्मृति तथा चिंतन पर आधारित होता है। देखो दूसरी बात कहता है यह जो लेखन है ना, ये पूरा का पूरा इसका जो सिस्टम होता है मेरे चिंतन पर और हमारे स्मृति पर, यानी हम जो याद किए रहते हैं, जो हम याद करते हैं वह मेरे चिंतन पर, मैं जो चिंतन करता हूं, मेरे चिंतन पर और मेरे स्मृति पर, दोनों पर याद करने का काम, ये दोनों पर आधारित होने का काम करती है। हम जिनको याद करके लिखते हैं वह स्मृति है, चिंतन, मैं जो काम करता हूं वह चिंतन, मैं जो कर रहा हूं यह चिंतन है। कहता ये किस पे आधारित होता है? ये इस पे आधारित होने का, स्मृति और चिंतन पर ये प्रारंभिक लेखन आधारित होने का काम करता है। और इसके लिए एक विदुषी है जिनका नाम है श्रीमती मांटेश्वरी। श्रीमती मांटेश्वरी एक विदुषी है जिनका नाम है श्रीमती मांटेश्वरी। उन्होंने क्या कहा था, उनके वक्तव्य को समझिए आप। उन्होंने कह रखा है लेखन एक शारीरिक क्रिया है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है, लेखन एक
सारी क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती, जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, देखिए इतनी चीजों समझिए। कहता है कि मौलिक लेखन के प्रारंभिक जो आधार है, कहता है पहली बात उसने कह रखा है कि हमें प्रकृति में दे करके भेजा, लिखने का जो आधार है तो हमें दे के भेजने का काम किया हुआ, वो कौशल मेरे अंदर रहता है, वो प्रकृति हमको दे के भेजने का काम करती है। दूसरी बात कहता है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से वाचन, श्रवण और पठन होने का काम करता है, ठीक उसी तरह से लेखन का भी अपना विशेष महत्व होने का काम करता है। और इस लेखन पर आधारित एक विदुषी है जिनका नाम है श्रीमती मांटेश्वरी, उन्होंने कह रखा है, उन्होंने कहा कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है। उन्होंने कहा कि लिखना एक प्रकार की शारीरिक क्रिया है, जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़े। कहता है कि लिखना एक शारीरिक क्रिया है, उस शारीरिक क्रिया के अंतर्गत बच्चों के हाथों को कुछ गतिविधियों को करना पड़ता है, जिससे उसकी मांसपेशियां यानी बालकों की जो मांसपेशियां होती हैं वह मजबूत हो जाने का काम करती हैं और धीरे धीरे वो बच्चा लिखना पड़ा। जैसे कहता है सर्वप्रथम बालक क्या करता है, कुछ नहीं करता है, पेन को ऐसे पकड़ लेगा, बच्चा क्या करता है, पेन को ऐसे पकड़ लेगा और ऐसे अपना उसको खींचना शुरू कर देता है, ऐसे ही करता है। कुछ समय आता है, धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां यहां से भी मजबूत हो जाती है। इसके बाद घर परिवार के लोग उसको सिखाना शुरू करते हैं, कलम पकड़वाने का ढंग सिखाते हैं। अब उस बच्चे को क्या करता है, उसकी मांसपेशियां ही काम कर रही है, बच्चा कुछ नहीं, बच्चे की जो मांसपेशियां वो काम करे, क्योंकि ये कह रहा है कि लेखन की जो कला है, लेखन का जो कौशल प्रकृति हमें दे के भेजती है। हम केवल बालक को क्या करते हैं, एक आइडिया देते हैं, उसके हाथ को पकड़वा के हम पाई खींचते हैं, कभी ऐसे खींचते हैं, कभी ऐसे गोला बनाते हैं, कभी ऐसे करते हैं, तमाम प्रकार की गतिविधियों को हम लोग करवाते हैं। इन गतिविधियों को करते करते वो बालक क्या हो जाता है, उसकी जो मांसपेशियां, हाथ में जो मांसपेशियां तो वो दृढ़ हो जाती है। अब वह बालक क्या करता है, ऐसे खींचेगा, पाई खींचेगा, इधर बना देगा और इधर लटका देने का काम करेगा। अब लगता है कि लेखन शुरू है इसका। ऐसे ऐसे तमाम प्रकार की क्रियाओं को बच्चा करने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। कुछ पॉइंट्स बचे हुए जिसको 2-3 दिन के अंदर आपका समाप्त कर देने का काम किया जाएगा। बस एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर देख रहे हो इसको लाइक किया करिए, ताकि ये लगे कि निश्चित रूप से चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और आने वाले जैसे कोर्स समाप्त होता है उसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ रखा, आपका संधि। आपको संधि में पढ़ाने का काम करो। संधि तो इस तरह आपको मैं बता दूंगा कि कोई सा भी शब्द को बड़े आसानी से जोड़ तोड़ आप सब कुछ कर लेंगे। अब बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है संधि की, उसको मैं आपको आने समय पढ़ाऊंगा। 3-4 दिन का केवल क्लास और बचा हुआ है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।